दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द लिटिल फ़िश। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लिटिल फ़िश का मतलब हुआ कि छोटी मछली। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन a sea, a little fish was playing with his grandmother। क्या अर्थ हुआ? इन a sea, sea मतलब समुद्र, एक समुद्र में a little fish was playing। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। और दोस्तों, आप यहाँ पर ये भी नोट करें, जब हमारा सब्जेक्ट होगा आई, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, इनके साथ हमें वॉज का यूज़ करना होगा। वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमें वर्ब का यूज़ करना होगा, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? और दोस्तों, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन है, और जिसके लिए यहाँ पर जिस कारण यहाँ वॉज का यूज़ किया गया, जैसे मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ वॉज का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? इन आ सी, एक समुद्र में, आ लिटिल फिश, एक छोटी मछली, वॉज प्लेइंग, खेल रही थी, विद मतलब साथ, विद हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर का मतलब है दादी, दादी माँ, अपनी दादी माँ के साथ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक समुद्र में एक छोटी मछली अपनी दादी माँ के साथ खेल रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया। मैं आपको एक वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ गए तो उस वाक्य को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आप उसे नोट कर लीजिए। मैं पत्र लिख रहा था। दोस्तों, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। आप इसको ट्रांसलेट करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द ग्रैंड मदर सैट ऑन आ रॉक एंड said to her grandson, son, I am too tired to swim anymore। दोस्तों, बड़ा सेंटेंस को थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। आफ्टर सम टाइम का मतलब हुआ कुछ समय बाद, द ग्रैंड मदर सैट ऑन अ रॉक। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SIT, सिट मतलब होता है बैठना, सेकंड फॉर्म में सैट, आप इसे नोट कर लीजिए, SAT। कुछ समय बाद, द ग्रैंड मदर मतलब कि दादी माँ, सैट बैठ गई, ऑन आ रॉक, ऑन मतलब पर और ROC के रॉक मतलब चट्टान, एक चट्टान पर, एंड सैड और कहा, टू हर ग्रैंडसन, ग्रैंडसन मतलब पोता, और अपने पोते से कहा, सन बेटा, आई एम टू टायर्ड टू स्विम एनी मोर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर इज़ MR का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और साथ में एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है। टायर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब है थका हुआ, और टू का मतलब अधिक। तो उसने क्या कहा?
सन बेटा, आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, टू स्विम एनी मोर, और अधिक तैरने के लिए। दोस्तों इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अब मेरे में तैरने की हिम्मत बाकी नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम टू टायर्ड टू स्विम एनी मोर, और अब मैं और तैरने के लिए बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन, बट डोंट गो फार और एल्स द शार्क विल ईट यू अप। क्या अर्थ हुआ? इफ़ यू वांट टू स्विम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर ताहे थी है जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल होगा तब हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होगा। ही शी इट और सिंगुलर नाउन में फिफ्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। फिलहाल यहाँ सब्जेक्ट यू है जिसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई है। और दोस्तों इस वाक्य को बनाने में दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ हम दो वर्ब का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, और टू के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन, यदि आप तैरना चाहते हो, यू कैन आप कर सकते हो, या फिर उसको कह सकते हैं आप तैर सकते हो, बट लेकिन डोंट गो फार, लेकिन दूर मत जाना। और दोस्तों यदि मैं सिर्फ इस वाले वाक्य के बारे में बात करूं तो एक इम्पेरेटिव वाक्य, और मैं कोशिश करता हूं आपको एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर के बारे में बताता चलूं। दोस्तों इम्पेरेटिव वाक्यों का क्या मतलब है? इम्पेरेटिव का अर्थ होता है आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जहाँ पर हम ये दिखाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को कोई आदेश दे रहा है, तो यदि इस तरह के वाक्य हम बनाएंगे तो और वो नेगेटिव के होंगे तब हमें वहाँ सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना। डू नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके वाक्य को बनाया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा? बट लेकिन डोंट गो फार, दूर मत जाना, फार मतलब दूर, लेकिन दूर मत जाना, और एल्स वरना द शार्क विल ईट यू अप, वरना शार्क तुम्हें खा जाएगी। और दोस्तों ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का यूज़ किया गया। और दोस्तों शार्क एक बहुत ही खतरनाक बड़ी मछली होती है, तो यहाँ पर उसी मछली के बारे में बात की जा रही है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम यू कैन, यदि आप तैरना चाहते हो आप तैर सकते हो, बट डोंट गो फार, लेकिन दूर मत जाना, और एल्स वरना द शार्क विल ईट यू अप, वरना शार्क तुम्हें खा जाएगी। आगे देखिए, द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन एंड जंपिंग हेयर एंड देयर वेंट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। क्या अर्थ हुआ? द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, और डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को ज़रूर नोट करें, जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो यदि वाक्य अफर्मेटिव होगा तब आपको सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, लेकिन यदि वाक्य नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तब आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ वहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, और आप इसे नोट कर लें। पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। तो क्या अर्थ हुआ? द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन, छोटी मछली ने ध्यान नहीं दिया, एंड जंपिंग हेयर एंड देयर, और यहाँ वहाँ कूदते हुए, वेंट चली गई, फार दूर, फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ से। चलिए तो दोस्तों एक बार मैं इसको पूरा ट्रांसलेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक पास्ट का नेगेटिव का सेंटेंस भी देना चाहूँगा। तो क्या अर्थ हुआ? द लिटिल फिश डिड नॉट पे अटेंशन एंड जंपिंग हेयर एंड देयर वेंट फार फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। छोटी मछली ने ध्यान नहीं दिया और इधर उधर कूदते हुए अपनी दादी माँ से दूर चली गई। चलिए दोस्तों मैंने आपको भी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव के बारे में समझाया, तो मैं एक आपको वाक्य देना चाहूँगा। यदि आप सीख गए तो ट्रांसलेट ज़रूर करें। नोट कर लीजिए, उसने हमारी मदद नहीं की। ये दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, आप इसको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए, सडनली ही सॉ अ बिग शार्क कमिंग टूवर्ड्स हिम। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जैसा ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ, सडनली मतलब अचानक, और ये एडवर्ब है। सडनली ही सॉ, अचानक उसने देखा, अ बिग शार्क, एक बड़ी शार्क को देखा, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स हिम, टूवर्ड्स मतलब की ओर, टूवर्ड्स हिम अपनी ओर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? सडनली ही सॉ अ बिग शार्क कमिंग टूवर्ड्स हिम, अचानक उसने एक
बड़ी शार्क को अपनी तरफ आते हुए देखा। ही गॉट फ्राइटेंड। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और थोड़ा यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये जो फ्राइटेंड है ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डर जाना, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाना। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर आपको सीखने वाली क्या चीज़ है, जब हम किसी भी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हम यूज़ करेंगे तब उसका बहुत ईजिली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक दो एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आप इसको ऐसे बनाते हैं, ही वॉज फ्राइटेंड या फिर ही इज़ फ्राइटेंड। ही इज़ फ्राइटेंड का क्या अर्थ होगा कि वह भयभीत है, डरा हुआ है। ही वॉज फ्राइटेंड, वह डरा हुआ था या वह भयभीत था। तो दोस्तों इसको हम एडजेक्टिव को सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब आप किसी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट के अलावा कहीं पर यूज़ करेंगे जहाँ पर आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। क्योंकि रीज़न ये है दोस्तों, ये जो शब्द आप देख रहे हैं फ्राइटेंड, ये एडजेक्टिव है और जब आप एक एडजेक्टिव को एक वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, मतलब आप जब उसको एक सेंटेंस बनाएंगे और आप उसको एक वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे, तब आपको उस एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि आप एडजेक्टिव का यूज़ सिर्फ सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में कर सकते हैं बिना सपोर्टिंग वर्ब के, लेकिन जब आप इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ करना होगा उसको वर्ब बनाने के लिए। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में दोस्तों गेट का प्रयोग किया गया है। तो जब हम इसमें गेट लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव वर्ब की तरह काम करेगी। तो गेट फ्राइटेंड मतलब डर जाना, भयभीत हो जाना, और ये पास्ट का वाक्य है इसलिए गेट की सेकंड जो फॉर्म है गॉट वो लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, ही गॉट फ्राइटेंड, वह भयभीत हो गया। और दोस्तों यदि आप मेरी इस बात को समझ गए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए जब मैं आपको जिस तरह से बता रहा हूँ, आप मेरे सामने मौजूद नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो कई बार अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। कई बार होता है जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग में हूँ तो इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ तो शायद इसमें कुछ लिमिटेशंस हों। आप में से हो सकता है कुछ लोग ना भी इस बात को समझ पाए हों। तो आप में से जो इस बात को समझ पाया हो, जो मैंने अभी बताई कि एडजेक्टिव को वर्ब बनाने के लिए, तो कृपया करके आप कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों ये चीज़ मुझे जाननी बहुत ज़रूरी होती है, या मुझे अच्छा भी लगता है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ, जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ, उस बात को आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो क्या अर्थ हुआ, ही गॉट फ्राइटेंड, वह घबरा गया। ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम। दोस्तों आस्क मतलब होता है पूछना, सब हम जानते हैं, लेकिन आस्क का मतलब जब हम किसी व्यक्ति को कोई काम करने को बोलते हैं उसको भी आस्क कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम, उसने हर किसी को अपनी मदद करने को कहा, बट नो वन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। फॉरवर्ड मतलब आगे, और ये पास्ट का वाक्य सेकंड फॉर्म में केम, और नो वन मतलब कोई भी नहीं। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही आस्क्ड एवरीवन टू हेल्प हिम, उसने हर किसी को अपनी मदद करने को कहा, बट नो वन केम फॉरवर्ड, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। आगे देखिए, एट लास्ट मतलब कि अंत में, द ऑक्टोपस, एट लास्ट अंत में द ऑक्टोपस मतलब कि ऑक्टोपस अग्रीड टू हेल्प हिम। अग्री का मतलब होता है दोस्तों किसी बात पर सहमत हो जाना, किसी चीज़ से राज़ी हो जाना, और सेकंड फॉर्म में अग्रीड, और ये पास्ट का ही वाक्य है। और जैसा मैंने आपको बताया ये भी एक दो वर्ब का सेंटेंस है। पहली वर्ब के बाद दूसरी वर्ब को जोड़ा गया है और उससे पहले टू का यूज़ किया गया है कंजक्शन के रूप में। क्या अर्थ हुआ, एट लास्ट अंत में द ऑक्टोपस अग्रीड टू हेल्प हिम, ऑक्टोपस उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गया, कह सकते हैं सहमत हो गया। ही आस्क्ड द लिटिल फिश टू हाइड बिहाइंड हिम। दोस्तों हाइड का मतलब होता है छुपना। ही आस्क्ड द लिटिल फिश, और जैसे मैंने आपको बताया आस्क मतलब पूछना होता है, उसके अलावा जब हम किसी को कोई काम करने को बोलते हैं उसे भी आस्क कहा जाता है। ही आस्क्ड द लिटिल फिश टू हाइड बिहाइंड हिम, उसने छोटी मछली को अपने पीछे छुपने के लिए कहा। When the shark moved ahead, जब शार्क आगे बढ़ी, मूव अहेड मतलब आगे बढ़ना, अहेड मतलब होता है आगे, नोट कर लीजिए, और ये मूव की सेकंड फॉर्म मूव्ड। जब शार्क आगे बढ़ी, द ऑक्टोपस आस्क्ड हिम टू गो टू हिज ग्रैंड मदर, ऑक्टोपस ने उसे अपनी दादी माँ के पास जाने को कहा। किसको कहा, उस छोटी मछली को। आगे देखिए, द लिटिल फिश प्रॉमिस्ड टू लिसन टू हर एल्डर्स फ्रॉम दैट डे। दोस्तों ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। प्रॉमिस मतलब वादा करना, और ये सेकंड फॉर्म होती है प्रॉमिस्ड। तो क्या अर्थ हुआ, द लिटिल फिश प्रॉमिस टू लिसन टू हर एल्डर्स, छोटी मछली ने अपने से बड़ों की बात सुनने का वादा किया, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से। चलिए
तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और कहानी का जो मॉरल है वो यही है, खासकर छोटे छोटे बच्चों के लिए मॉरल है, सभी के लिए मॉरल है कि हमें अपने जो बड़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, जो हमसे बड़े हैं, हमारे माता पिता हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे माता पिता जो हमें बोल रहे हैं या फिर कई बार वो कुछ रोका टोकी कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें इंटरप्ट कर रहे हैं या फिर शायद वो हमें नहीं समझ पा रहे और हमें ऐसा लगता है कि हमें उनसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन दोस्तों हमेशा जो हमारे माता पिता हैं या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जीवन का हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, तो हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए। क्योंकि यदि हम उनकी बात मानेंगे तो हम हमेशा ही फ़ायदे में रहेंगे। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो, पढ़ाने का मेरा प्रयास भी पसंद आया हो, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। और उसके अलावा दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है, देखिए कई बार ऐसा होता है मैं कम्युनिटी पोस्ट में कोई क्वेश्चन टाइप करता हूँ और आपने देखा होगा रोज़ मैं 2 या 3 क्वेश्चन देता हूँ, जिसमें से एक आंसर जो है वो सही होता है, बाकी गलत होते हैं। तो दोस्तों कई बार टाइपिंग में ऐसा होता है कि टाइप करते करते कई बार 2 जो ऑप्शन है वो सेम हो जाते हैं। तो दोस्तों कई बार आप कमेंट करते हैं तो आप मुझे बताते हैं कि ऐसा है, तो उसमें आप ऐसा मैं जान के नहीं करता, बस मिस्टेक से हो जाता है। तो जब आप मेरे नॉलेज में लाते हैं वो चीज़ मुझे पता लग जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ऐसे ना समझें कि ये मैं इस पर ध्यान नहीं देता, ये कई बार अनजाने में हो जाता है, कई बार टाइपिंग में ऐसा एरर हो जाता है, शायद आपसे भी होता हो, मैं भी एक आम इंसान हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में कोई क्वेश्चन दूँ वो रेलिवेंट हो, उससे आपको सीखें और उसमें कोई भी एरर ना हो, ऐसा मेरा हमेशा प्रयास होता है। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।